हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 8 एसएसटी का चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द राइज ऑफ मराठास। ये चैप्टर आपका न्यू एनसीईआरटी बुक में से लिया गया है। तो फटाफट से टाइमलाइन भी देख लेते हैं साथ के साथ, ताकि आपको हर इंसिडेंट की डेट पता रहे, कब हुआ था। शिवाजी का बर्थ हुआ था 1630 में। उसके बाद शिवाजी का एक तरह से कह सकते हैं रूल कब स्टार्ट होता है 1646 में, तकरीबन जब वो 16 साल के थे। शिवाजी की जो नेवी है उसकी फाउंडेशन वो रखते हैं 1657 में। उसके बाद इम्प्रिजन उनको किया जाता है 1666 में, जब उनको आगरा के किले में कैद कर लिया जाता है आगरा में। 1674 में छत्रपति शिवाजी को कॉरोनेशन किया जाता है रायगढ़ पैलेस में, रायगढ़ फोर्ट में, जिसमें उनको छत्रपति का टाइटल मिलता है। उसके 1677 में वो साउथ इंडिया में कॉन्क्वेस्ट करने जाते हैं। शिवाजी की डेथ हो जाती है 1680 में ड्यू टू फीवर, बीमार पड़ जाते हैं वो। और उसके बाद होता है 1682 से 1707, जब मुगल्स एंड मराठास की वॉर चलती है। देन 1754 में मराठास का कंट्रोल आ जाता है दिल्ली पर, ठीक है, दिल्ली पर मराठास का कंट्रोल आ जाता है। 1761 में बैटल ऑफ पानीपत होती है और मराठा उसमें हार जाते हैं। 1775 और 1782 में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होती है और मराठा इसमें जीत जाते हैं। उसके बाद 1880 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होती है, इसमें मराठा एम्पायर की तरह से कह सकते हैं पावर ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले कीवर्ड्स देखते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक अचानक से मिलिट्री अटैक कर देना किसी टारगेट पर। लिटरेरी हिस्ट्री होती है हमारी रिटर्न हिस्ट्री, जो हम पोम्स की फॉर्म में, प्रोस की फॉर्म में लिखा करते हैं। जागीर होती है पीस ऑफ लैंड जो राजा देता है नॉबल्स को, जागीरदार्स को देता है, ताकि वहाँ से वो टैक्स कलेक्ट कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है हु आर द मराठास। मराठास कौन थे? सबसे पहला पॉइंट है मराठास महाराष्ट्र के नेटिव से, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे मराठास, और महाराष्ट्र में मेनली दक्कन प्लेट्यू रीजन है, वहाँ से बिलोंग करते थे। इनकी जो लैंग्वेज थी मराठी लैंग्वेज थी, और इनमें लिटरेरी कल्चर था, मतलब जो रिटर्न फॉर्म में हम लिखते हैं ना अपनी भाषा को, उसका कल्चर पॉपुलर था। मराठास बाद में जाकर वन ऑफ द पावरफुल एम्पायर बन जाते हैं इंडिया में, जो हम आगे चैप्टर्स में देखेंगे। नेक्स्ट है 13th सेंचुरी में महाराष्ट्र में यादव डायनेस्टी का रूल था, जिनकी जो कैपिटल थी वो देवगिरी थी दौलताबाद में। खिलजी डायनेस्टी, खिलजी सल्तनत यादव्स को डिफीट कर देती है। इतना पॉलिटिकल चेंजेस होने के बावजूद भी जो यहाँ का इस एरिया का जो कल्चर हो गया, स्पिरिचुअल ट्रेडिशन हो गया, वो कंटिन्यू रहता है। जो भक्ति संत थे महाराष्ट्र के, जैसे ज्ञानेश्वर हो गए, नामदेव, तुकाराम, रामदास, इन्होंने भक्ति मूवमेंट को पॉपुलराइज किया। कैसे? इन्होंने संस्कृत टेक्स्ट होते हैं ना, जो उपनिषद, भगवद गीता, इनको मराठी में ट्रांसलेट किया था। इन्होंने स्पिरिचुअल फिलॉसफी को, भक्ति को सबके लिए एक तरह से कह सकते हैं अवेल किया, सबके लिए इन्होंने एक्सेसिबल बनाया गॉड को, क्योंकि भक्ति का मतलब होता है डिवोशन। इसमें जात पात नहीं देखते, इसमें धर्म नहीं देखा जाता, इसमें सिर्फ भगवान के लिए प्योर डिवोशन देखा जाता है। तो भक्ति जो था वो सबके लिए एक तरह से एक्सेसिबल मोमेंट था, इसमें वननेस ऑफ गॉड को दिखाया जाता है। कल्चर और स्पिरिचुअल फाउंडेशन की वजह से मराठास को बहुत हेल्प मिलती है कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर बनने के लिए, क्योंकि कल्चर और नाइट सोसाइटी को रूल कर पाना आसान होता है। भक्ति मूवमेंट हमारा स्टार्ट होता है 7th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी तक, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम था, क्योंकि भक्ति मूवमेंट ने एक तरह से सबको साथ में जोड़ दिया था। संत थे अलग अलग सोशल ग्रुप से, उन्होंने भक्ति के मैसेजेस पहुंचाए अपने सॉन्ग्स के थ्रू, अपनी पोइट्री के थ्रू। अब इन्फॉर्मेशन बॉक्स देखते हैं। सबसे पहले ये आप दो पिक्चर्स देख रहे हैं, ये संत रामदास की पिक्चर है, और ये जो सेकेंड पोस्टल स्टैम्प है ये संत तुकाराम की पिक्चर है। फिर इन्फॉर्मेशन बॉक्स देखते हैं। ये जो आपको टूल दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं बगनक। इसको हाथ में पहनते हैं, और जब इसको हाथ में पहनते हैं तो शेर के पंजे की तरह बन जाता है। तो शिवाजी ने इसका यूज़ किया था अफजल खान को मारने के लिए। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बॉक्स देखते हैं कि जो शिवाजी का टाइम था और उससे पहले भी जो यूरोपियंस थे वो क्या करते थे, इंडियंस को कैप्चर करते थे और उनको एक गुलाम बना के बेचा करते थे दूसरी जगहों पर। तो कोई भी राजा इसको अपोज नहीं करता था, मतलब इंडिया का कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो इस चीज़ को रोके। लेकिन शिवाजी ने इस मैटर को देखा और उन्होंने इंटरवेंशन किया इसमें कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया था। बर्थ एंड अपब्रिंगिंग देखते हैं शिवाजी की। तो शिवाजी का बर्थ होता है 19 फरवरी 1630 को भोसले क्लैन में। इनके फादर का नाम था शाहजी, इनका मदर का नाम था जीजाबाई। इनके जो फादर थे ज़्यादातर फैमिली से दूर रहते थे, राज्य का कार्यभार संभालने के लिए दक्कन सल्तनत को सर्व करते थे वो। तो इस बीच में जो उनकी वाइफ थी जीजाबाई, उन्होंने शिवाजी को पढ़ाने का क्या उठाया, बीड़ा उठाया। शिवाजी जो है अपनी मदर से एजुकेट हुए थे, और उनकी मदर ने उनको काफ़ी अच्छी वैल्यूज सिखाई, अच्छी एजुकेशन दी। पुणे रीजन एंड अर्ली चैलेंजेस। जो पुणे का एरिया है ना, वहाँ पे जो सल्तनत थी वो आपस में ही लड़ती रहती थी, जिसकी वजह से वहाँ के आम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। शिवाजी ने 16 साल की एज में क्या किया, मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट कर दिया, ताकि इन सभी सल्तनत को एक किया जा सके। और इन्होंने नेग्लेक्टेड फोर्ट्स को कैप्चर करना स्टार्ट किया। उन फोर्ट्स को जो ऑक्यूपाइड नहीं थे, जो नेग्लेक्टेड थे, वहाँ से अपना कंट्रोल जमाना स्टार्ट किया।
शिवाजी ने फोर्ट डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग किया और लोकली अपना कंट्रोल बढ़ाया। नेक्स्ट है विजन एंड एक्सपेंशन। शिवाजी का जो सपना था वो था स्वराज का। स्वराज मतलब होता है सेल्फ रूल, कि मतलब हमारी धरती पे हमारा रूल होना चाहिए, किसी फॉरेन पावर का या किसी फॉरेन रूलर का रूल नहीं होना चाहिए। तो उनका हमेशा से क्या सपना था, एक स्वराज का सपना था। स्वराज में वो किस किस चीज़ को इंक्लूड कर रहे थे, भाई हमारा खुद का पॉलिटिकल सिस्टम हो, हमारा खुद का इकोनॉमिक सिस्टम हो, हमारा खुद का कल्चर हो। शिवाजी जो है उनकी ग्रोइंग पावर की वजह से हम कह सकते हैं कि मराठा किंगडम की फाउंडेशन शुरू हुई थी और मराठा किंगडम बन पाया था। एक तरह से एक रिकॉग्नाइज किंगडम शिवाजी की वजह से मराठा किंगडम बना था। शिवाजी ने काफ़ी एफर्ट किया और इस एफर्ट की वजह से जो दक्कन का एरिया है, महाराष्ट्र का एरिया है, वहाँ पे चेंजेस आना स्टार्ट हुए। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो मराठा एम्पायर था उसकी शुरुआत होने लगी दक्कन रीजन में। शिवाजीज नेवी एंड गोरिल्ला वॉरफेयर देखते हैं। शिवाजी के पास एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी मराठा नेवी थी जो कि कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करती थी, जो समुद्र के पास की एरिया है उसको प्रोटेक्ट करती थी। शिवाजी बहुत ज़्यादा स्किल्डफुल थे गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्टिक्स में और डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफी में किस तरह से फाइट करनी है उन्हें अच्छे से आता था। शिवाजी ने अफजल खान को मारा, जो कि किसका जनरल था, आदिल शाह का, जो कि आदिल शाही डायनेस्टी से बिलोंग करता था, बीजापुर की। और कैसे मारा था शिवाजी ने, ये फ्रिक्वेंट मीटिंग करते थे और एक मीटिंग फिक्स होती है इनकी प्रतापगढ़ में। वहाँ पे शिवाजी, जो मैंने आपको टूल के बारे में पढ़ाया था ना, वगनक, उसके थ्रू शिवाजी ने अफजल खान को मार दिया था और उसके बाद अपनी गोरिल्ला आर्मी से उनकी आर्मी पे अटैक भी कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट विथ मुगल्स एंड रेड्स। किस तरह से मुगल के साथ मुठभेड़ होती है शिवाजी की, वो देखते हैं। तो शिवाजी की मुठभेड़ होती है शाइस्ता खान के साथ, जो कि मुगल जनरल एंड गवर्नर था 17वीं सेंचुरी में। तो होता क्या है, शाइस्ता खान लगातार 3 सालों तक इन्वेड करता रहता है और एक टाइम ऐसा आता है कि शिवाजी इस पर सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं। मतलब नाइट का टाइम होता है, एकदम से इनके कैंप्स पर अटैक कर दिया जाता है। खान वहाँ से फरार हो जाता है, भाग जाता है। और 3 साल तक जो इन्वेजन हुआ था ना, उसके चलते मराठा एम्पायर को काफ़ी नुकसान हुआ था। तो इस नुकसान की भरपाई करने के लिए शिवाजी क्या करते हैं, सूरत वहाँ पर जाते हैं 2 बार और वहाँ पे जो भी वेल्थ है उसे अक्यूमुलेट करते हैं। लेकिन शिवाजी वहाँ पे अच्छी बात ये होती है कि किसी भी रिलीजियस प्लेस को, जैसे मंदिर मस्जिद हो गया, वहाँ पे किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं करते। और जो चैरिटेबल हाउस थे जहाँ पे दान देते थे लोगों को, वहाँ पे भी कोई नुकसान नहीं करते। शिवाजी यूरोपियंस को लेटर लिखते हैं सूरत में कि भाई तुम क्या करोगे, ट्रिब्यूट पे करोगे, अदरवाइज तुम्हें भी इस तरह से डिस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है ट्रीटी आगरा इंसिडेंट एंड कोरोनेशन। इस ट्रीटी में बेसिकली क्या होता है, पुरंदर की ट्रीटी में, कि शिवाजी को अपनी टेरिटरी गिव अप करनी पड़ती है। जो मेजर टेरिटरी थी वो उन्हें गिव अप करनी पड़ती है और उनके बेटे शंभाजी को मुगल फोर्सेस को ज्वाइन करना पड़ता है। मुगल्स होते हैं ना, शिवाजी को अरेस्ट कर लेते हैं और हाउस अरेस्ट में रखते हैं आगरा फोर्ट में। और शिवाजी क्या करते हैं, वो भी चालाकी के साथ जो बास्केट्स होती हैं उसमें छुपकर अपने बेटे शंभाजी के साथ वहाँ से भाग जाते हैं। 1674 में शिवाजी को कोरोनेशन किया जाता है, एक तरह से राजगद्दी पर बिठाकर उनको एक टाइटल दिया जाता है श्री राजा शिवाजी छत्रपति का। और अब शिवाजी का नेक्स्ट टारगेट होता है साउथ इंडिया को कॉन्क्वेस्ट करने का, ताकि मराठा एम्पायर को आगे बढ़ाया जा सके। शिवाजी को फुल वैदिक राइट्स के साथ कोरोनेट किया जाता है 1674 में। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनको टाइटल मिलता है श्री राजा शिवा छत्रपति का। और एक तरह से वो अपना ही एक स्टाइल या एरा स्टार्ट कर देते हैं, राज्याभिषेक शाखा स्टार्ट कर देते हैं इस टाइटल की। नेक्स्ट देखते हैं शिवाजी जो है, अब उनका नेक्स्ट टारगेट क्या है, उनका नेक्स्ट टारगेट है साउथ इंडिया को कॉन्क्वेस्ट करने का। और इस मिलिट्री कैंपेन को बोला जाता है दक्षिण दिग्विजय। किस किस एरियाज़ को वो कॉन्क्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, या कह सकते हैं कि इंक्लूड कर लेते हैं। जो नॉर्दर्न तमिलनाडु है और कर्नाटका के पार्ट है वो अपनी टेरिटरी में शामिल करना, इंक्लूड करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब मराठा साउथ में एक्सपेंशन करते हैं तो उन्हें ये समझ आता है कि उनको मुगल्स से कंपटीशन करने के लिए ना और भी मजबूत प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत है। लेगेसी ऑफ शिवाजी देखते हैं। बुंदेला प्रिंस छत्रसल है, वो शिवाजी से इतने इंस्पायर्ड थे कि उन्होंने मुगल्स के साथ किसी भी तरह की अलायंस न करके अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया बुंदेलखंड में, जो कि आज किस जगह मौजूद है, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश में। मतलब इन जगहों पर बनाया था और आज ये जगह भारत की स्टेट्स है। रिनाउड पोइट थे भूषण, वो शिवाजी से इतने इंस्पायर्ड थे कि वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र शिवाजी से मिलने आए थे और उनके ऑनर में, शिवाजी के सम्मान में उन्होंने काफ़ी सारी कंपोजिशन किए, पोएम्स लिखी। शिवाजी जो है उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू फीवर, वो बीमार पड़ जाते हैं और तकरीबन 50 की एज में उनकी डेथ हो जाती है। और इस टाइम तक शिवाजी काफ़ी रेपुटेड किंग बन चुके थे, उनका काफ़ी ज़्यादा सिक्का जम चुका था, काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं उनको फेम मिल चुकी थी एक लेजेंड के रूप में इंडिया में। और काफ़ी यूरोपियंस ऑब्जर्वर उनको किससे कंपेयर करते हैं, अलेक्जेंडर से कंपेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैप देखते हैं कि शिवाजी के टाइम पर जो मराठा एम्पायर का मैप था कितना एक्सपेंड होता है। तो ये ऑरेंज पार्ट जो आप देख रहे हैं ना मैप में,
ये जितना भी ऑरेंज पार्ट है ये मराठा एम्पायर का कंट्रोल है इस पे, और यहाँ पे जो येलो पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे फॉरेन पावर्स का कंट्रोल है। शिवाजी के 2 बेटे थे, संभाजी एंड राजाराम। जो संभाजी थे, शिवाजी की डेथ के बाद उनको छत्रपति बना दिया जाता है, और जो संभाजी थे मुगल्स के लिए एक ऑब्स्टिकल थे, एक रास्ते का कह सकते हैं ना, एक बाधा थी दक्कन में। क्यों? क्योंकि संभाजी बड़े स्मार्ट थे, उन्होंने मुगल्स को दक्कन में उलझाए रखा ताकि वो नॉर्थ इंडिया पे जाके अपना कंट्रोल कर सके। तो संभाजी एक बड़ी मुसीबत बन चुके थे मुगल्स के लिए दक्कन वाले एरिया में। मराठास वर्सेस मुगल देखते हैं किस तरह से दक्कन का स्ट्रगल चलता है। तो औरंगज़ेब ने इन्वेड किया और बीजापुर, जो कि आदिल शाह डायनेस्टी से बिलोंग करता है, उसको कॉन्क्योर कर लिया। इसके अलावा जो गोलकुंडा सल्तनत है उसको भी कॉन्क्योर कर लिया औरंगज़ेब ने इन्वेड करके। और यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं एक बुरा टाइम आता है, संभाजी को कैप्चर कर लिया जाता है, उन्हें बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है और औरंगज़ेब उनको एग्जीक्यूट करवा देता है। रायगढ़ जो कि मराठा की कैपिटल थी, वहाँ पर मुगल्स क्या कर लेते हैं, उस कैपिटल को सीज कर लेते हैं, अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। नेक्स्ट है संभाजी की डेथ के बाद जो उनके ब्रदर थे राजाराम, वो नेक्स्ट छत्रपति बन जाते हैं और वो चले जाते हैं गिंगी, जो कहाँ पर है, तमिलनाडु में। अब जब वो गिंगी जाते हैं तो मुगल मराठा कॉन्फ्लिक्ट अब साउथ में स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे मराठास बहादुरी के साथ डिफेंड करते हैं अपने फोर्स को और खुद को, और वहाँ पे काफ़ी बैटल्स होती हैं जो मुगल्स एंड मराठास लड़ते रहते हैं। तो स्ट्रगल ये चलता ही रहता है। आफ्टर द फॉल ऑफ औरंगज़ेब एंड मराठा रिवाइवल, अब क्या होता है 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है। ठीक है, आपको टाइमलाइन में मैंने बता दिया था कि औरंगज़ेब की डेथ कब होती है, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए। ठीक है, 1707 वो टाइम था जब औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, ताराबाई जो है, जो कि राजाराम की रानी थी, उनकी क्वीन थी, वो मराठास के साथ मिलकर मुगल्स की टेरिटरी के खिलाफ इन्वेजन स्टार्ट कर देती है। मतलब अब वो युद्ध भूमि में आ जाती है अपने एम्पायर को रिवाइव करने के लिए। और मराठा क्या करते हैं, रैपिडली अपने एम्पायर को वापस से रिगेन कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं और वन ऑफ द टॉप पावर बन जाते हैं इंडिया में उस टाइम पे। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। अब मराठास का एक्सपेंशन हो रहा था और मराठा एम्पायर बढ़ रहा था, तो यहाँ पे मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में एक चेंज आता है। वो चेंज क्या होता है कि मराठा स्टेट जो पहले सेंट्रलाइज थी, जिसको एक छत्रपति कंट्रोल करता था, अब क्या होगा, वो जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ किस तरह से डिसेंट्रलाइज होता है। जैसे कि मान लेते हैं सर्कल हो गया हमारा मराठा एम्पायर, ठीक है। अब इस पूरे एम्पायर पे जो छत्रपति है उसका कंट्रोल रहेगा, लेकिन इस एम्पायर के अंदर क्या हो जाएगा, पेशवाई बन जाएगी, मतलब स्टेट्स बन जाएगी। और उन स्टेट्स पे किसका कंट्रोल होगा, अलग अलग पेशवास का कंट्रोल होगा। ठीक है, ये वही सिस्टम हो गया जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर होता है और हमारे स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं, लेकिन फिर भी पावर किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास, और जो चीफ मिनिस्टर है उनके पास उनके एरिया की पावर होती है। तो ये कुछ इस तरह का सिस्टम हो गया। राइज ऑफ पेशवास देखते हैं। पेशवा बाजीराव फर्स्ट, उनके जो बेटे हैं नाना साहेब पेशवा, ये मराठा एम्पायर को लीड करते हैं ताकि इंडिया में एक्सपेंड किया जा सके उसे, और काफ़ी प्रोमिनेंट जगहों को कंट्रोल करने की, इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। जैसे बंगाल फॉर एग्जांपल, पूरे एक डिकेड तक कोशिश करते हैं उसको कंट्रोल करने की। तो वहाँ पे जब ये अपनी कैंपेनिंग कर रहे थे मिलिट्री, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हुई। जो लोकल लोग थे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ना सहनी पड़ी, कह सकते हैं। नेक्स्ट है मराठास फ्रंटियर एंड सेटबैक्स। किस तरह से जो मराठास थे उनको सेटबैक्स मिलते हैं और कौन कौन सी टेरिटरीज उनके अंडर है वो भी देखेंगे हम। सो जो मराठास थे उनका ब्रीफली कंट्रोल रहा था लाहौर पे, अटॉक पे एंड पेशावर पे, जो कि कहाँ पर है, पाकिस्तान में। 1761 में क्या होता है, मराठास का क्लैश होता है अफगान के साथ और वहाँ पे मराठास को हार मिलती है और इट वॉज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अब इस हार के बाद भी क्या होता है, जो पेशवा माधवराव है वो मराठा एम्पायर को वापस से रिकवर कर लेते हैं, एक तरह से उनका जो कंट्रोल है वापस से रिगेन कर लेते हैं। महादजी शिंदे हैं, दिल्ली को रिकैप्चर कर लेते हैं 1771 में, और मराठास का दिल्ली में तब तक कंट्रोल रहता है जब तक वहाँ पे ब्रिटिश सरकार नहीं आ जाती। तो काफ़ी लंबे टाइम तक दिल्ली को अपने कंट्रोल में रखते हैं महादजी शिंदे 1771 से। और 18th सेंचुरी एक ऐसा टाइम था जब मराठास आर वन ऑफ द पावरफुल राइवल्स ऑफ ब्रिटिशर्स, मतलब 18th सेंचुरी में जो ब्रिटिशर्स के दुश्मनों में से मराठास भी एक बड़े दुश्मन थे उनके। नेक्स्ट है हमारा द एंग्लो मराठा वॉर्स एंड द ब्रिटिश टेक ओवर। अब एंग्लो मराठा वॉर देखते हैं हम। एंग्लो मराठा वॉर होती हैं और फर्स्ट वाली वॉर में तो मराठास जीत जाते हैं, लेकिन जो लास्ट एंग्लो मराठा वॉर होती है उसमें मराठास हार जाते हैं और वहीं से स्टार्ट होता है ब्रिटिश का एम्पायर इंडिया में। तो ये एंग्लो मराठा वॉर कब से कब तक चलती है, सबसे पहली होती है हमारी 1775 में और जो लास्ट वाली होती है वो होती है 1818 में। ठीक है,
अब इनके हारने का क्या कारण होता है? डिसयूनिटी। जो मराठा चीफ थे ना, उनकी आपस में ही नहीं बनती थी, आपस में कॉन्फ्लिक्ट थे, आपस में कॉम्पिटिशन चलता था और जिस वजह से वो हार गए थे। दूसरा कारण था जो मराठास की टेक्नोलॉजी थी, वेपन्स थे, वो ब्रिटिशर्स की टेक्नोलॉजी और वेपन्स के आगे इतने एडवांस नहीं थे। अब मराठास जो हैं उनका फॉल होने के बाद इसका राइज होता है ब्रिटिशर्स का इंडिया में। तो ये मैप आप देख रहे हैं, ये मराठा एम्पायर का मैप है, पर मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। ऊपर से तो देखने पे लगेगा कि ये मराठा एम्पायर का मैप है, पर ऐसा नहीं है। इसमें चारों तरह के स्टेट शामिल हैं। पहली वो स्टेट है जहाँ पे मराठास का डायरेक्ट कंट्रोल था, मतलब मराठास की टेरिटरी का पार्ट थी वो। सेकंड वो स्टेट्स आती हैं जिसमें मराठास को ट्रिब्यूट मिलता था, जो स्टेट मराठास को ट्रिब्यूट पे करती थी। फिर वो स्टेट आती है जो मराठास की एलाइड थी, मतलब उनकी दोस्त थी। मतलब ऐसा नहीं था कि वो उनकी पावर के अंदर आते थे, बस वो फ्रेंड्स थे, तो वो एक दूसरे को हार्म नहीं करते थे। फिर वो स्टेट थी जो मराठा एम्पायर के दौरान एग्जिस्ट करती थी। तो इस पूरे मैप में वो सारी स्टेट्स आती हैं। तो ये मत सोचना कि ये पूरा का पूरा मराठा एम्पायर का मैप है, ठीक है। ये इन डिटेल आप पढ़ोगे, अगर आप इसको पढ़ोगे ना, ये बॉक्स दे रखा है, आपको समझ आ जाएगा कि ये पूरा मैप मराठा एम्पायर को शो नहीं करता। नेक्स्ट देखते हैं इंफॉर्मेशन बॉक्स। तो नाना फडणवीस एक पावरफुल पेशवा थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ ना दूसरे जो राजा थे, जैसे कि हैदर अली हो गए, निज़ाम ऑफ हैदराबाद हो गए, इनको कन्विंस किया कि हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक एलाइज बनाते हैं और इनको कम्पीट करते हैं, इनको अपोज करते हैं। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, मराठास के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन का क्या सिस्टम था वो देखते हैं, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट मराठास में कौन होता था? छत्रपति की जो पोजीशन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, हेड थे वो सबके, पूरे एम्पायर के। उसके बाद जो है एक प्रधान होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। फिर होता है सचिव होता है लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर, जो सारा लैंड का टैक्स वगैरह देखता है, वो सचिव हो गया। फिर न्यायाधीश होता है चीफ जस्टिस, जो लोगों को न्याय वगैरह देता है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करता है। फिर हो गया पंडित राव होता है रिलीजियस जो अफेयर्स होते हैं, मतलब जो रिलीजन से जुड़ी हुई बातें होती हैं उनका ध्यान रखना। फिर आते हैं हमारे कमांडर इन चीफ, ठीक है। कमांडर इन चीफ कौन होते हैं? कमांडर इन चीफ होते हैं सेनापति, वही जो सेना को लीड करते हैं वो हमारे कमांडर इन चीफ होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं समन्स होते हैं फॉरेन मिनिस्टर, जो एक राजा की बात दूसरे राज्य तक पहुंचाते हैं, या इंटरनेशनली भी एक देश से दूसरे देश में जाके एक तरह से दो राज्यों के बीच में कोई संधि करवाना, दो राज्यों के बीच में कोई मीटिंग करवाना, दो राज्यों के जो मैसेजेस है, जो रिलेशन है, उसको मेंटेन करना, वो होते हैं फॉरेन मिनिस्टर्स, ठीक है। फिर आते हैं मंत्री, इंटेलिजेंस मिनिस्टर, जो कि राजा को एडवाइस करते थे, छत्रपति को एडवाइस करते थे। फिर होते हैं अमात्य होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है एडमिनिस्ट्रेशन का। नेक्स्ट है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। सो इसका सबसे पहला पॉइंट है, जो शिवाजी थे उनका एक तरह से कह सकते हैं सेंट्रलाइज कंट्रोल था, अच्छा कंट्रोल था अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर। शिवाजी का जो लैंड असाइनमेंट वाला सिस्टम था ना, वहाँ पे नॉबल्स की जो पोस्ट होती थी वो नॉन हेरिडिटरी होती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि लैंड असाइनमेंट अगर किसी एक नॉबल को मिला है तो उसी लैंड का असाइनमेंट उसके बेटे को या उसके किसी रिश्तेदार को मिलेगा, ऐसा नहीं होता था। उसके लिए फिर एक नया नॉबल अपॉइंट किया जाता था, ठीक है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पोस्ट होती थी वो नॉन हेरिडिटरी होती थी, ताकि नेपोटिज्म ना हो। हर गवर्नमेंट ऑफिशियल को सैलरी मिलती थी रेगुलर राजकोष के खजाने से। नेक्स्ट देखते हैं सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन में जो शिवाजी थे वो क्या करते थे ना, अपने ऑफिशियल्स का ट्रांसफ़र करते रहते थे टाइम टू टाइम, ताकि वो करप्शन रोक सके। क्योंकि जब एक ऑफिशियल किसी जगह पर रुकेगा तो वो क्या कर सकता है, वो करप्शन कर सकता है ना, या वो वहाँ की जनता को भड़का सकता है छत्रपति के खिलाफ। तो ऐसा कुछ ना हो, इसलिए वो क्या करते थे, पीरियडिकली ट्रांसफ़र करते रहते थे ताकि करप्शन से बचा जा सके। शिवाजी क्या करते थे, बहुत केयर शो करते थे सोल्जर्स की फैमिली के लिए, और वो उनको पेंशन देते थे। मान लो कोई सोल्जर की डेथ हो गई है युद्ध में, तो वो उनकी फैमिली को, जो उनकी विडो होती थी, उनको पेंशन देते थे। और जो सोल्जर्स के एलिजिबल सन होते थे उनको वो उनकी जगह पर जॉब भी दे देते थे सोल्जर्स की। अब टैक्स कलेक्शन का सिस्टम देखते हैं। मराठा एम्पायर में दो तरह के टैक्स थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इसके अलावा दूसरे टैक्स भी थे, पर मेनली जो टैक्स थे, सबसे पहला टैक्स था चौथ, जो कि लैंड रेवेन्यू का 25% होता था, और इसके अलावा एडिशनल टैक्स होता था सरदेशमुखी, जो कि 10% होता था, ठीक है। तो टैक्स क्यों पे होता था? एक तरह से ये बायलैटरल एग्रीमेंट है कि जो टैक्स पे करेगा तो उसको प्रोटेक्शन मिलेगी मिलिट्री की, उसको पूरे एम्पायर की प्रोटेक्शन मिलेगी, और ये मेक श्योर किया जाएगा कि किसी भी तरह की इंटरनल डिस्टर्बेंस ना हो राज्य में, तो इसलिए टैक्स को पे किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज का भी देखें तो हम भी टैक्स पे करते हैं ताकि हमारे राज्य में कानून की व्यवस्था बनी रहे, ताकि हमें भी सिक्योरिटी महसूस हो, साफ सड़कें हों, है ना, रोड वगैरह हो हमारे लिए। तो इसी तरह से टैक्स पहले भी लिया जाता था ताकि राज्य को अच्छे से मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं जो कुछ मुगल रूलर थे, जो औरंगजेब के बाद के थे, वो इतने ज़्यादा कह सकते हैं कि पावरफुल नहीं थे, तो उन्होंने भी
मराठास के साथ ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स कर लिए थे, से उनके साथ में वो भी इंक्लूड होना स्टार्ट हो गए थे। नेक्स्ट शिवाजी का कॉइन देखते हैं, शिवाजी के टाइम का। सो ये छत्रपति शिवाजी के टाइम के मिंटेड कॉइन है, गोल्ड एंड कॉपर के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉइन के दोनों साइड दिए हुए हैं, एक साइड पर उनका नाम लिखा हुआ है और दूसरे साइड पर उनका टाइटल लिखा हुआ है छत्रपति। और इसमें कौन से स्क्रिप्ट का यूज़ किया है? देवनागरी स्क्रिप्ट का। तो अगेन एक इन्फॉर्मेशन बॉक्स है, इसको आप बाकी अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। मराठास की जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखेंगे। तो मराठास की मिलिट्री जो है वो हम कह सकते हैं कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड थी। इन्फेंट्री, ठीक है, कैवलरी एंड नेवी। तो जो कैवलरीज है, अब इनके 2 टाइप हुआ करते थे सोल्जर्स के। एक होते हैं बारगीर्स और दूसरे होते हैं शील्धार्स। जो बारगीर्स थे उनको हॉर्सेस एंड इक्विपमेंट्स प्रोवाइड होते थे एंड उसके लिए सारा खर्चा कौन उठाता था? उनके जो हॉर्सेस एंड इक्विपमेंट है, स्टेट सारा खर्चा उठाती थी। और जो शील्धार्स हैं, इनको पैसे मिलते थे कि अपने खुद के घोड़े और इक्विपमेंट लेकर आएँ। तो बस यही फ़र्क था इनमें। 18th सेंचुरी तक आते आते मराठास ने क्या किया, अपनी जो आर्मी है उसे यूरोपियन स्टाइल में ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया और आर्टिलरीज का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया अपने मिलिट्री में। इसके अलावा आर्मी में जो हथियार हैं, स्वॉर्ड्स एंड लैंसेस के अलावा गन्स का भी यूज़ ज़्यादातर होने लगा। मिलिट्री में रॉकेट्स का यूज़ होने लगा और ये मेटल ट्यूब्स के रॉकेट होते थे। और ये कब होने लगा? 1770s में। मराठा जो फोर्ट्स थे वो सेंटर बन गए थे पावर का। फोर्ट क्या करते हैं? शील्ड का काम करते हैं, फोर्ट से छुपकर वार कर सकते हो। तो वो एक तरह से पावर सेंटर बन गया था मराठा आर्मी के लिए। इसके अलावा जो गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक है उसका भी आर्मी में यूज़ होता था, वो तो बहुत ही पहले से होता था। शिवाजी ने काफ़ी फोर्ट्स को बिल्ड करवाया, कंट्रोल किया, ताकि क्या हो सके, ताकि वहाँ से कंट्रोल किया जा सके आर्मी की एक्टिविटीज़ को। रामचंद्र पंत जो हैं, जो कि शिवाजी के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने एक एडिक्ट में इन सब का जिक्र किया कि किस तरह से फोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे मिलिट्री कैंपेनिंग में या किसी भी तरह के अटैकिंग में। सो इस रॉयल एडिक्ट का नाम क्या था? इसका नाम था अध्ययन पत्र। जो मराठास की नेवी थी ना, वो इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे अपना कंट्रोल रखती थी। जो 18th सेंचुरी में कनौजी आंग्रे हैं, उनकी लीडरशिप में मराठा नेवी ने काफ़ी नेवल बैटल्स जीती। जो मराठास की शिप थी ना, वो यूरोपियन शिप्स के आगे इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कुछ कुछ बैटल्स जीते। इसका कारण था, जो मराठा नेवी थी ना, उनको ज्योग्राफी की काफ़ी अच्छी समझ थी। मतलब जो रीजनल ज्योग्राफी होती है वो काफ़ी क्लेवर थे इस मामले में कि चपा चपा पता था उनको, जिस वजह से वो बैटल्स को जीत जाते थे प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करके। तो यूरोपियन ने अब क्या किया? यूरोपियन ने चालाकी दिखाई। उन्होंने कहा कि जो इंडियन शिप्स हैं ना, वो तभी तैर पाएंगी, तभी सेल कर पाएंगी जब वो ट्रेड पास खरीदेंगी। ठीक है, उस ट्रेड पास का नाम था कार्टस। कार्टस पास की वजह से वो सेल कर पाएंगी। अगर जिस शिप के पास कार्टस पास नहीं होगा उसको जब्त कर लिया जाएगा। तो मराठास ने सिस्टम को चैलेंज किया। उन्होंने भी डिमांड किया कि ठीक है, तुम भी ऐसा पास बनवाओ और तुम्हें भी फिर हम इस तरह से ट्रीट करेंगे। तो इससे गुस्सा होकर यूरोपियन पावर्स ने क्या किया, जो कनौजी आंग्रे थे उनको पायरेट ही बता दिया कि ये बंदा तो समुद्री लुटेरा है। तो इस तरह की लेबलिंग उनको यूरोपियन पावर्स ने दे दी। ये इन्फॉर्मेशन बॉक्स है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम में क्या था कि जो कैपिटल पनिशमेंट थी ना, वो काफ़ी लिमिटेड थी। मतलब जो हार्श पनिशमेंट होती है वो इतनी ज़्यादा लोगों को नहीं देते थे। बहुत ही ज़्यादा हीनियस क्राइम अगर किसी ने कर दिया तभी ऐसा हुआ करता था। जो जस्टिस का सिस्टम था वो मेनली पंचायत पे बेस्ड था। अब ये पंचायत वो पंचायत नहीं है जो हमारी होती है, ये पंचायत थोड़ी अलग थी, क्योंकि इस पंचायत में गैदरिंग होती थी ऑफिशियल्स की एंड प्रोमिनेंट मैन की। मतलब जो अच्छे खासे नॉबल्स हो गए, जो प्रोमिनेंट ऑफिशियल्स हो गए, वही पंचायत किया करते थे और वही अपना फैसला सुनाया करते थे। लेकिन एक अच्छी बात भी थी, अगर किसी को पंचायत के फैसले से असहमति है, उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता उस फैसले से, तो वो अपील कर सकता था। किससे? वो अपील कर सकता था सीधा मराठा चीफ से। मतलब अपने ही प्रोविंस के पेशवा से वो अपील कर सकता था। ठीक है, अपने बड़े हेड से वो अपील कर सकता था कि उसको जस्टिस मिले। इसके अलावा पुणे, इंदौर जैसे जो टाउन्स थे उसमें कोटवाल्स थे, मतलब पुलिस का सिस्टम हुआ करता था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं ट्रेड नेटवर्क्स। शिवाजी ने अपने टाइम पे काफ़ी एनकरेज किया एंड पार्टिसिपेट भी किया मैरीटाइम ट्रेड में। इसका मतलब होता है वाटर के थ्रू किसी दूसरे देश के साथ बिजनेस करना। अब मेनली किन किन के साथ बिजनेस होता था? जो यमन है, ओमन है, मलेशिया है। यमन का नाम उस टाइम पे था मोचा और ओमन का नाम था मस्कट एंड मलेशिया का नाम था मलाका। ठीक है, किंगडम्स के नाम हुआ करते थे ये। इसके अलावा जो शिवाजी और उनके ऑफिशियल्स थे वो शिप ट्रेडिंग के लिए काफ़ी शिप्स एंड पोर्ट्स को
ओन करते थे, मतलब कंट्रोल था उनका, उनके खुद के शिप्स एंड पोर्ट्स होते थे ताकि वहाँ से ईजिली बिजनेस कर पाएँ। और बेसिकली क्या क्या चीज़ें माल में जाती थी, अगर हम देखें तो गोल्ड एंड टेक्सटाइल जाता था। नेक्स्ट है रोड ट्रांसपोर्टेशन को मजबूत बनाया गया। रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड बिल्ड करवाए गए ताकि लैंड ट्रांसपोर्टेशन आसान हो सके, ठीक है। उड़ीसा जैसी जगह पर फेरीज का नेटवर्क बनाया गया। फेरीज मतलब वाटर को क्रॉस करने के लिए जो छोटी छोटी शिप्स होती है ना, उनका नेटवर्क बनाया गया ताकि रिवर के थ्रू भी ट्रेड किया जा सके, रिवर को क्रॉस करने की एक फैसिलिटी हो, ठीक है। और भी एडवांस लेवल पर जाए तो ब्रिजेस भी बनाए गए रिवर्स के ऊपर ताकि रिवर या किसी स्ट्रीम को क्रॉस करने में प्रॉब्लम ना आए और कनेक्टिविटी बना सकें हम दो जगहों की। माइटी मराठा विमेन देखते हैं ताराबाई के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो ताराबाई थी उन्होंने मुगल्स को इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया था ताकि मराठा एम्पायर को वापस से रिगेन किया जा सके। तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, ये जो पिक्चर आपको दिख रही होगी ऊपर वाली, ये शिवाजी के टाइम पे सील है। और देन ये इन्फॉर्मेशन बॉक्स है, तो छोटा सा, ये तो मैं आपके लिए पढ़ ही सकती हूँ। सो ये मोदी स्क्रिप्ट है। मोदी स्क्रिप्ट कोई अलग स्क्रिप्ट नहीं होती है। देवनागरी को जब कर्सिव राइटिंग में लिखते हैं ना, तो वही हमारी मोदी स्क्रिप्ट बन जाती है। और ये मराठास कॉरेस्पॉन्डेंस यूज़ करते थे अपने टाइम में। नेक्स्ट है कल्चरल रिवाइवल। कल्चरल रिवाइवल में सबसे पहले देखते हैं कि जो शिवाजी थे ना, उन्होंने कह सकते हैं कि कल्चर को काफ़ी प्रमोट किया। उन्होंने इवन अपनी सील तक में कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया, संस्कृत लैंग्वेज का, जो कि भारत के कल्चर को दिखाती है ना। और उन्होंने कहा कि भाई जो पर्शियन लैंग्वेज है उसका लिमिटेड यूज़ किया जाए। पर्शियन लैंग्वेज की वोकैबलरी को मराठी या हमारी जो रीजनल लैंग्वेज होती है उसकी वोकैबलरी से रिप्लेस किया जाए। डिप्लोमेसी में खासकर जो डिप्लोमेट्स होते हैं आपस में अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करें, मराठी में बात करें। और उन्होंने कमीशन भी बनाया था, राज्य व्यवहार कोष, ताकि मराठी को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। शिवाजी एक ऐसे हिंदू थे जो अपने धर्म की तो रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन साथ के साथ दूसरे धर्मों की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करते थे। और शिवाजी के ही टाइम पे जो केसरिया रंग का झंडा है, जो सैफरन फ्लैग है, उसको मराठास ने अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट है कल्चरल रिवाइवल में शिवाजी ने बहुत सारे टेम्पल्स को पैट्रोनाइज किया, उसे रिबिल्ड करवाया, संस्कृत लैंग्वेज और मराठी लैंग्वेज को प्रमोट किया, लिटरेचर में, रिलीजन में और ट्रेडिशनल आर्ट्स में। शिवाजी ने लोगों को इंस्पायर किया कि किस तरह से हम इंडियन कल्चर, उसकी वैल्यूज़ के साथ अपने मराठा प्रोविंस को और भी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि अगर हम कल्चर को साथ लेके चलेंगे तो हम एक ताकतवर एम्पायर बन सकते हैं, हमें अपने कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। नेक्स्ट कल्चरल रिवाइवल में है जो मराठा सक्सेसर्स जैसे कि भोसले हो गए नागपुर के, उन्होंने लोकल कल्चर को रिवाइव किया, सपोर्ट किया। और उन्होंने एक ट्रेडिशन रिवाइव किया था, जगन्नाथ वर्शिप का जो ट्रेडिशन था पुरी में, उसको वापस से रिवाइव किया। इसके अलावा जो विमेन थी, उन्होंने भी कल्चर को सस्टेन करने में, ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने में अपना सपोर्ट दिया। जो एकोजी हैं, जो कि शिवाजी के हाफ ब्रदर थे, सौतेले भाई थे, इन्होंने थंजावुर रीजन को कन्क्यूर किया था और वहाँ पे जो है इन्होंने मराठी कल्चर को प्रमोट किया। अभी थंजावुर रीजन जो इन्होंने कॉन्क्यूर किया था वो तमिलनाडु में है प्रेजेंट डे में, लेट 17th सेंचुरी में इन्होंने किया था। तो वहाँ पे कल्चर को काफ़ी प्रमोट किया इन्होंने, मराठी कल्चर को। इसके अलावा वो सपोर्टर थे आर्ट के, क्रिएटिविटी के, कल्चरल ग्रोथ के। और कुछ ऐसे रूलर्स थे जो खुद भी अपने आप में पोइट्स एंड ड्रामेटिस्ट थे। जो भोसले फैमिली की हिस्ट्री है ना, वो बृहदेश्वर टेम्पल के वॉल्स पे इंस्क्राइब की हुई है एज अ रिकॉर्ड। थंजावुर का जो कल्चर था वो मल्टीलिंगुअल था। वहाँ पे 3 प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस, तमिल, तेलुगु, मराठी का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, क्योंकि इस रीजन पे मराठास का भी इन्फ्लुएंस था। जो मराठा रूल्स है उन्होंने सपोर्ट किया, टेम्पल रिपेयर, टेम्पल बिल्डिंग हो गया, रिलीजियस परफॉर्मेंसेस को उन्होंने सपोर्ट किया, आर्ट को प्रमोट किया उन्होंने, लिटरेचर को प्रमोट किया। तो इस तरह से हमें एक रिच कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है मराठा एम्पायर में। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है लेगेसी ऑफ मराठास। तो मराठास की लेगेसी देखते हैं कि उनकी क्या लेगेसी थी। सबसे पहले मराठास ने खुद को एस्टैब्लिश किया लार्ज एम्पायर के रूप में। उस टाइम पे मुगल एम्पायर कह सकते हैं सबसे बड़ा एम्पायर था, और जो मराठास थे उनके सामने वो एक लार्ज एम्पायर बन के खड़े हुए। और नॉर्थ इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में काफ़ी स्टेट्स जो थी उन्होंने अपने कंट्रोल में ली, ठीक है। नेक्स्ट है, उन्होंने लोकल हिंदू ट्रेडिशन को रिवाइव किया, लोकल कल्चर को रिवाइव किया बिना किसी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू कल्चर को रिवाइव करो तो दूसरे कल्चर को आप भूल जाओगे या उसको डिसरिस्पेक्ट करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। खासकर शिवाजी के टाइम पर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते थे और अपने कल्चर की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करते थे। मराठास हमको सिखाते हैं ब्रेवरी, कि किस तरह से फॉरेन रूल के खिलाफ ब्रेवरी से फाइट की जाती है, अपने स्वराज के लिए, अपने स्वाभिमान, अपने सम्मान, अपने मातृभूमि के लिए कैसे लड़ा जाता है। तो मराठास ने हमें ये सिखाया। मराठास ने बाद के टाइम पे उनकी कहानियों ने, शिवाजी की कहानियों ने काफ़ी कह सकते हैं कि इंडियंस को इंस्पायर किया, और उसका असर हमको देखने को मिलता है अपने इंडिपेंडेंट के, फ्रीडम के मूवमेंट्स में।
तो ये थी द राइज़ ऑफ द मराठास की पूरी स्टोरी। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल की इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसे हाइप दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।